दोस्तों, मैं धर्मेंद्र मान हूँ और दिल्ली से हूँ। मैं वेस्टिज बिजनेस में मुझे 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं और मेरा जन्म दिल्ली में नहीं हुआ। मैं एक किसान परिवार से हूँ जो उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मेरठ में पैदा हुआ। एक छोटे से गांव में जन्म हुआ मेरा और पिताजी दादाजी खेती करते थे। जो मेरी बेसिक एजुकेशन है वो गांव में हुई है और गांव में बहुत साधारण से स्कूल में मैंने पढ़ाई की, नीम के नीचे बैठ के। बहुत सारे लोग जो मेरे सेमिनारों में पहले रहे हैं उनको वो सारी स्टोरी पता है। आज हम लोग उतने लंबे में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी एक हल्का सा आइडिया दे दूं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि ये लोग आज कामयाब हैं, ये बचपन से ही किसी अमीर घराने में पैदा हुए होंगे, है ना, चांदी की चम्मच इनके मुंह से लगी रही होगी। तो ये जानना जरूरी है कि हम लोगों का जो शुरुआती समय है वो कैसे गुजरा। बहुत छोटा था तो मेरे पिताजी दिल्ली आ गए। ये मैं बात बता रहा हूँ, काफी पुरानी बात है। तो वो काम की तलाश में दिल्ली आए। 2 साल लगी उन्हें अपना काम सेटल करने में और 2 साल के बाद उन्होंने दिल्ली हमें बुला लिया। तो मैं बात कर रहा हूँ 1983 की। 1983 में हम लोग दिल्ली आ गए थे। हमारा परिवार 6 लोग थे। मेरी मदर, मेरे पिताजी और 4 बहन भाई हम थे, जिसमें सबसे बड़ा मैं। तब देखो, दिल्ली आज जैसे दिल्ली नहीं थी। मैं आपको बता दूं, जैसा दिल्ली को आज आप देखो, जैसे आज आप वेस्टीज, दिल्ली भी उस टाइम बड़े रूप में नहीं थी। कच्ची गलियां, है ना, कच्ची सड़कें, वो सारा सिनेरियो था। और दिल्ली आने के बाद आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपने जीवन की जो पहली कार देखी ना, वो भी मैंने दिल्ली आने के बाद देखी। उससे पहले मैंने जीवन में कभी कार भी नहीं देखी थी। और जब मैंने कार देखी तो वो किस्सा मुझे आज भी याद है और मैं हर जगह से बताता हूँ। तो मैंने अपनी माँ से पूछा था कि माँ ये क्या है, तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि बेटा एक कार की होगी। तो चीज निकल करके ये आई कि इसमें कौन लोग बैठे, मैंने पूछा। मुझे बताया कि बेटा इसमें बड़े लोग बैठते हैं। और मैं छोटा था तब। समझने की बात यह है कि मेरी माँ ने मुझे कहा कि इसमें बड़े लोग बैठते हैं और मैं छोटा था। मुझे ये समझ आया कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं कार में बैठूंगा। माँ का मतलब ऐसे से बड़ा बचते ओके चीज तो बचपन में एक सपना बनाया कि बड़ा होकर के मैं कार में बैठूंगा। और उन्हीं दिनों की बात है कि हमारे घर के ऊपर से एक फ्लाइट गई, हवाई जहाज गया। आज तो बहुत ज्यादा फ्लाइट से तब इतनी फ्लाइट्स नहीं होती थी। तो मैंने अपनी माँ से पूछा था कि ये क्या है, तो मेरी माँ ने मुझे बताया था कि बेटा इसको बोलते चील गाड़ी। 20-30 साल गाँव के लोग हवाई जहाज को चील गाड़ी बोलते थे। आपने कई कई बार सुना होगा। तो मैंने बचपन में मैंने फिर पूछा कि इसमें कौन लोग बैठते हैं, तो माँ ने बताया कि बेटा इसमें बड़े लोग बैठते हैं। तो बचपन में मैंने एक सपना और बनाया था कि बड़ा होकर के मैं चील गाड़ी में जरूर बैठूंगा। 2 सपने थे मेरे। मैं कार में बैठूंगा, मेरा सपना कार खरीदने का नहीं था कभी से भी, कार में बैठने का केवल सपना था कि कार में बैठूंगा और बड़ा होकर के मैं चील गाड़ी में भी जरूर बैठूंगा। इन 2 सपनों के साथ मेरा बचपन शुरू हुआ। पढ़ाई मेरी ठीक ठाक थी। मैंने दिल्ली आने के बाद ABCD से, मैंने जो अंग्रेजी माध्यम होता है उससे मैंने पढ़ना शुरू किया। अच्छा चल रहा था सब, पढ़ाई में ठीक था। मैं बहुत अव्वल दर्जे का विद्यार्थी तो नहीं था, ठीक था। लेकिन एक 1988 में एक हादसा हमारी फैमिली में हुआ और मेरे पिताजी का देहांत हो गया सन 88 में। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरी पूरी फैमिली में मेरे पिताजी कमाने वाले अकेले थे और मेरी माताजी पढ़ी लिखी नहीं है, यानी वो कोई नौकरी कर नहीं सकती थी। अब सिचुएशन आप ये समझो कि एक परिवार में एक आदमी कमाने वाला है और वो आज दुनिया में नहीं है, 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो कैसे काम चलेगा। मैंने उस समय भी देखा है कि एक समय अगर खाना खाए तो दूसरे समय खाना मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी भरोसा नहीं था। और ऐसे टाइम में सबसे पहले पता है क्या होता है, रिश्तेदार आपसे साइड हो जाते हैं। सबसे पहले किनारा रिश्तेदारी करते हैं। उनको लगता है कि कुछ मांग डाले, है ना, नुकसान ना करते। समझ रहे हो ना आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ दिल से। तो इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। ईश्वर है ऊपर सबसे बैठा, वो देख रहा है कि जहां चाह है वहां रहा है, सबका रास्ता निकालता है। तो मेरी माँ पढ़ी लिखी जरूर नहीं थी, लेकिन उनको एक काम आता था, पशुपालन। हम लोगों ने भैंसे रखी और दूध बेच करके अपनी गुजर बसर शुरू की। मुझे आज भी अच्छे से याद है, मैं बहुत छोटा था। मैं शरीर से ही मदद कर सकता था, फाइनेंस से, पैसे से मैं अपने परिवार की कोई मदद कर नहीं सकता था। मैं सुबह 4 बजे उठता, जानवरों को चारा पानी करने के बाद स्कूल जाया करता था। मतलब जो मेरा स्कूल का प्रोसेस था उससे पहले मैं अपने जानवरों का काम निपटा के अपनी माँ की मदद करता था। 10वीं मेरी इसी तरीके से हुई, मैंने 12वीं इसी तरीके से की, मैंने ग्रेजुएशन अपनी इसी तरीके से की। वही प्रोसेस था। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा आजकल के युवाओं से कि अपने माँ बाप की सेवा करें। वो जो बोले, जो आप उनकी मदद कर सकते हैं वो मदद करें। आप उनका कर्ज जिंदगी में कभी नहीं उतार पाओगे, इतना कुछ उन लोगों ने आपके लिए किया है। खैर, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। उसके बाद देखिए, अमूमन ना एक सपना होता है कि जब हम ग्रेजुएट हो जाएंगे तो हमारी बढ़िया सी नौकरी लग जाएगी, फिर हम अमीर बन जाएंगे, हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ये सब फिल्मों में होता है।
रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, दुनिया भर के ग्रेजुएट धक्के खाते घूमते हैं। चलिए जी, छोटे से जॉब के साथ मेरे जीवन की शुरुआत हुई, और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 1998 1998 में मैं जिस ऑफिस में मैं नौकरी करता था, वहां पर एक फॉरेनर एक प्रोग्राम करने आया। एक कंपनी थी विदेशी जो इंडिया में लॉन्च होने वाली थी, और वो उसके लिए प्री लॉन्चिंग एक प्रोग्राम, एक फेज तैयार कर रहे थे। वो सारी मीटिंग इंग्लिश में थी, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी ऐसी बातें हुई जिन्होंने मुझे अट्रैक्ट किया। उन्होंने बताया कि आप कार खरीद सकते हो। तो कार का तो सपना मेरा बचपन से था ही, है ना, वैकेशन, फॉरेन टूर, एरोप्लेन, तो ये चीजें मुझे अट्रैक्ट की और मुझे लगा कि मुझे बिजनेस करना चाहिए। लेकिन मेरे बॉस लोगों को समझ नहीं आया। तो सिचुएशन ये हुई कि गोरा अपने देश चला गया, हम अपने देश रह गई। 1 साल और गुजर गई। 1 साल के बाद मेरे एक मित्र से मेरी मुलाकात हुई। उसने मुझे बताया इस बिजनेस के बारे में दोबारा से। एक कंपनी होती है, वो घर का सामान बनाती है। ये सामान तुम लाले की दुकान से लाते हो, तुम्हें आज कुछ नहीं मिलता, इस दुकान से लाओगे तो तुम्हें बहुत पैसा आएगा। मुझे वो 1 साल पुरानी बात क्लिक हो गई जो मेरे ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। मैंने कहा डन, मैं करूंगा। ये मैंने कब हाँ भरी है, 99 में, जब इस बिजनेस के रिजल्ट नहीं होते थे, जब इस बिजनेस से लोग कार नहीं खरीदते थे, जब इस बिजनेस से लोग विदेश यात्राएं नहीं करते थे, तब की बात बता रहा हूं। आज जब आप लोगों को बताते हो कि इस तरह की कंपनी है, एक कंपनी है इस तरीके की जो घर का सामान बनाती है, वो सामान अगर आप लाला की दुकान से लाओगे तो आपका पैसा आएगा, लोग आज भी भरोसा नहीं करते, जबकि आज दुनिया भर का रिजल्ट इस इंडस्ट्री से मिल चुका है। मैंने तब किया था जब कोई भरोसा नहीं करता था। मैंने शुरू किया, कर लिया, और उसके बाद लोगों को बताना शुरू किया। लेकिन बहुत दिक्कतें आई। दिक्कतें क्या आई? मैं लोगों को एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बता रहा था जिसके बारे में लोगों ने कभी तो आप किसी भी घर में जाके जब कॉपी खोल के 2 गोले बनाते हो ना, उसको तुरंत समझ आ जाता है आप किसी कंपनी की बात कर रहे हो। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब ऐसा कुछ होता ही नहीं था। कार किसी ने खरीदी नहीं थी, विदेश यात्रा कोई गया नहीं था, है ना। मेरे अपलाइन बोलते थे कार आएगी, कार आएगी। उनके पास खुद के पास स्कूटर था। तो मैंने उनके भरोसे पे भरोसा किया और काम करना शुरू कर दिया। बहुत रिजेक्शन मिलने के बाद, देखो, सबसे पहले अपने यार दोस्त मना करते हैं, अपने यारे प्यारे मना करते हैं, सबसे पहले अपने रिलेटिव मना करते हैं। मेरे साथ भी कुछ अलग नहीं हुआ, मेरे साथ भी बिल्कुल सेम यही हुआ कि मेरे यार दोस्तों ने मुझे बहुत बढ़िया तरीके से मना किया, और आपके यार दोस्तों ने भी किया होगा। लेकिन वो हमारी जिंदगी नहीं है। मैंने अनजान लोगों में काम करना शुरू किया, मैंने अनजान लोगों के साथ काम शुरू किया, और मेरी ज्वाइनिंग्स जो निकल करके आई, तो मेरे इस इंडस्ट्री का जो पहला चेक था 104 रुपए का था। मात्र 104 रुपए के चेक से मेरे जीवन की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद मैंने धीरे धीरे काम करना आगे शुरू किया। 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000, 10,000, उस जमाने में 10,000। तो जब 10,000 रुपए आने लगे तो मेरे जो यार दोस्त मुझे कभी हंसते थे, उन्होंने पूछा भाई यार क्या है यार, ये बता तो सही एक बार ठीक से। यार सिचुएशन क्या होती है जब आप कामयाब होने लगते हो ना, तो वो लोग जो हंसते थे वो वापस आपके पास आने लगते हैं। फिर धीरे धीरे चेक मेरा 20,000 हुआ, फिर 40,000, 60,000। 2008 में मैं वहां से 60,000 रुपए अर्न कर रहा था। संजय जी की आमदनी ज्यादा थी। संजय जी भी मेरे साथ उस कंपनी में थे, लेकिन संजय जी मुझसे ज्यादा पैसे कमाते थे। लेकिन मित्र हम लोग बहुत अच्छे थे, और बहुत अच्छे मिलकर, जैसे आज हम लोग साथ काम करते तब भी हम लोग उसी तरीके से साथ काम करते थे। तो अब 2008 में 60,000 के साथ चेक नहीं बढ़ रहा, न साथ के लोग कामयाब हो रहे जिन लोगों को हम सपने दिखा के लाए हैं। तो हुआ सिचुएशन ये कि 2011 में नवंबर में हमारी उस कंपनी पे ताला लग गया, मेरी और संजय जी दोनों की पे। नवंबर 2011 में ताला लग गया और हम हो गए बेरोजगार। अब यहां से सिचुएशन समझना कितनी खतरनाक होती है। जब ऐसी सिचुएशन में जब लोग आपके फेल होने का इंतजार कर रहे हो और आप सच में हो जाओ, तो लोगों की जबान इतनी लंबी लंबी हो जाती है भाई साहब, एक एक गज की जबान हो जाती है लोगों की, जब उनके मन की हो जाए, है ना। घर से भी चैलेंज आया। 1999 में मैं जीरो था जब मैंने शुरू किया, और 2011 में भी मैं जीरो था। अब चीज समझो, है ना। लेकिन तब तक क्या हुआ, बहुत अच्छी अच्छी चीजें ये हो गई कि इन 12 सालों में मैं बहुत सारी किताबें पढ़ चुका था इस इंडस्ट्री से संबंधित। मैं बहुत सारे विदेशी जो स्पीकर है उनको सुन चुका था। मुझे ये पता था कि ये बिजनेस बहुत शानदार है। विदेशों में लोग इसे बहुत पहले से करते हैं। उनके पास ऑडी, BMW, जगुआर जैसी गाड़ियां हैं, उनके पास पर्सनल चॉपर हैं, उनके पास पर्सनल आइलैंड है। हिंदुस्तान में ये बिजनेस नया है, इसलिए लोग अभी नहीं समझते। ये खेल बहुत अच्छा है, हमें खिलाड़ी शायद गलत मिल गया, और अच्छा खिलाड़ी अगर हमने ढूंढ लिया, यानी अच्छी कंपनी अगर हमने ढूंढ ली, तो बहुत बड़ी इनकम हम लोग कर सकते हैं।
और 4 महीने लगे साहब अच्छी कंपनी ढूंढने में। 4 नवंबर से लेके मार्च तक। 5 मार्च 2012 वेस्टीज से मुलाकात हुई। मैं चाहूंगा एक बार हम लोग बाली सर के लिए तालियां बजाएं। बहुत शानदार अनुभव रहा। बाली सर का बर्थडे था उस दिन, 5 मार्च की बात है, जिस दिन बाली सर से हमारी मुलाकात हुई। सर ने प्लान दिखाया, डिसीजन लिया करेंगे। 8 दिन लगे थोड़ा सोचने में ना, 8 दिन सोचा। 5 मार्च को प्लान देखा, 13 मार्च को ज्वाइन किया। 8 दिन बहुत सोचा, लेकिन जब ज्वाइन कर लिया तो एक दिन भी नहीं सोचा। ये मैं लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो ज्वाइन करने के बाद भी सोचते रहते हैं हमसे होगा नहीं होगा, कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, मैं चलूंगा कि नहीं चलूंगा। सर जी कंपनी तो चलेगी, आप खुद को चेक करो कि आप चल पाओगे नहीं चल पाओगे, और अपने अपलाइनों को साथ लेकर चलोगे तो आप भी बहुत तेज निकलोगे, बहुत तेज जाओगे। तो 13 मार्च को हमने साहब शुरू कर दिया इसको 2012 में। 12 साल के तजुर्बे के साथ पूरे महीने मेहनत की। चेक आया 282 रुपए। अब देखो 12 साल के तजुर्बे के बाद पहले महीने का चेक 282 रुपए। ये मैं लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो शुरुआती छोटे चेक देख के डर जाते हैं। अगर मैं 282 रुपए के चेक पर डर गया होता तो आज यहाँ नहीं बैठा होता। मुझे पता था ये इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो करती है। यहाँ मीटिंग्स का बहुत बहुत महत्व है, मीटिंग और सेमिनार का बहुत महत्व है। अच्छा दिल्ली में तो वैसी नहीं थी जैसे आज आप देख रहे हो कि दिल्ली में हर जगह, दिल्ली और एनसीआर में हर जगह पिकअप सेंटर है, हर जगह मीटिंग होती है, हर जगह सेमिनार होते हैं। ऐसा नहीं था। पिकअप सेंटर मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर था। खास तौर से ये बात वो सुने जो कहते हैं कि सेंटर हमसे 5 किलोमीटर है। सर जी ये प्रोडक्ट लेने का बिजनेस नहीं है, ये दौलत कमाने का बिजनेस है। आदमी 7 समंदर पार जाता है नौकरी पे पैसा कमाने के लिए। दिल्ली का बंदा बेंगलोर में नौकरी करता है, तब दूर नहीं दिखाई देता। पिकअप सेंटर 5 किलोमीटर दूर तो दिखाई दे जाता है। मैं लाख रुपए का सपना लेके आया था स्टेज में, लाख रुपए का सपना। बहुत सारी चैलेंजेस आए मुझे नहीं पता था स्पाइरुना क्या काम करती है, मुझे नहीं पता था नोनी क्या काम करता है, लेकिन क्योंकि चाहिए था लाख रुपए तो मैंने सीखा उनके बारे में कि नोनी क्या करता है। मैंने सीखा स्पाइरुना के बारे में। मीटिंगों में जाना अच्छा नहीं लगता किसी को भी 2 घंटे बैठना, लेकिन बैठना शुरू किया। क्यों? क्योंकि लाख रुपए चाहिए थे। क्यों चाहिए थे? क्यों चाहिए थे मुझे लाख रुपए? क्योंकि लाख रुपए से मैं अपने बच्चों को वहां पढ़ा सकता था जहां मैं पढ़ाना चाहता था। लाख रुपए से मैं अपने घर में सारी वो खुशियां दे सकता था जो मैं देना चाहता था। तो लाख रुपए मेरे लिए वैल्यू करते थे, इसलिए सीखा। पहले महीने 282 रुपए, दूसरे महीने मीटिंग ज्यादा की, सेमिनारों में ज्यादा गए, 27,000 रुपए सिल्वर हो गया था मैं। और 7वें महीने की इनकम 1,20,000 रुपए। जो 7वें महीने का चेक था वो 1,20,000 हो गया था। अब अपना लाख रुपए का टारगेट तो साहब पूरा हो गया। हम तो लाख रुपए के लिए आए थे। अब अगला टारगेट क्या? ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो एक टारगेट पूरा होने के बाद रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। नहीं, अगला टारगेट लो इमीडिएट। तो अगला टारगेट लिया, अब लोगों के लाख रुपए के चेक कराएंगे, अब लोगों के लाख रुपए के लिए काम करना है। हमने, संजय जी ने मिलके और मेरे ग्रोरिच के तमाम साथियों ने मिलकर के मेहनत की, और आज ये बड़े फक्र के साथ हम लोग बोलते हैं कि तकरीबन ग्रोरिच में आज 500 लोग ऐसे हैं जिनकी महीने की आमदनी 1 लाख से लेकर 16 लाख रुपए के बीच है। आज 40 लोग उस टाइम भरोसा करके हमारे साथ आए थे। लोग कहते हैं जी लाखों लोग तुम्हारे साथ आए होंगे। नहीं साहब, मात्र 40 लोग भरोसा करके आए थे। आज वो 40 के 40 अपनी कारों में चलते हैं। 30 लोग ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और जगुआर जैसी गाड़ियों में चलते हैं, जिसमें से संजय जी के पास 2 है, ऑडी भी है और जगुआर भी है। तो आप ये समझो जिन लोगों ने भरोसा किया आज वो कहां पर हैं। अगर मैं पर्सनल अपने उसकी बात करूं तो लाख रुपए से मेरा सफर चलते चलते आगे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, हाईएस्ट से 11,15,000 रुपए है। और देखिए इस बिजनेस में आदमी के शुरू में 2 मेन रीजन होते हैं, बाद में तो विजन उसके बन जाते हैं। शुरू में 2 रीजन होते हैं, विदेश यात्रा और एक कार। बचपन से था ना कार का सपना। तो मैंने अपनी पहली कार जो थी वेस्टीज से वो बीट खरीदी थी, शेवरलेट की बीट। ये 2014 में मैंने खरीदी। मेरा वो सपना जो मैंने बचपन में देखा था कि कार में बैठूंगा, वो मेरा 2014 में वेस्टीज से पूरा हुआ। बीट खरीदी, वो मेरी ड्रीम कार नहीं थी, मेरी नीड कार थी। उसके बाद मैंने यहाँ से 2017 में फोक्सवैगन की एमियो खरीदी। उसके बाद मैंने पिछले साल यहाँ से 47 लाख रुपए की ऑडी Q3 भी खरीदी है। तो ये कारें आज मैं चलाता हूँ। और अगर विदेश यात्राओं की बात करूं तो यहाँ से जो मेरी पहली विदेश यात्रा थी वो 2016 में थी। 2016 में मैं इंडोनेशिया बाली गया था, संजय जी भी साथ में थे उस समय, बल्कि संजय जी तो मुझसे पहले ही होके आगे थे। यहाँ मैं इसलिए भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जिनका ट्रैवल फंड बना हुआ रखा है वो अपना फंड बचा लेते हैं, कहते छोड़ो ना यार क्या करना है ना, क्या करेंगे विदेश यात्रा जाके, इससे कुछ और काम घर में कर लेंगे। सर जी बिजनेस तेज बढ़ता है विदेश यात्रा से आने के बाद। मेरे साथियों का बिजनेस तेज बढ़ रहा था। तो उसके बाद 2016 में मैंने पहली यात्रा की इंडोनेशिया बाली। मुझे आज भी ध्यान है कि मुझे विंडो सीट मिली हुई थी, मैं खिड़की की तरफ बैठा हुआ था, और जब मैंने बाहर झांक के देखा तो हम लोग बादलों के ऊपर उड़ रहे थे, है ना। मैंने पहली बार जीवन में बादलों के ऊपर से देखा है, हमेशा नीचे से देखता था। बड़ा अच्छा लगता है यार, कसम से रूई जैसे लगते हैं, इतना प्यारा
मतलब अनुभव होता है। और हमारी जो सीट होती है ना, तो अगली सीट के पीछे बैक साइड में एलसीडी पैनल लगा होता है, तो आप देख सकते हो कि आप कितनी ऊंचाई पे उड़ रहे हो। तो 40,000 फीट की ऊंचाई पे था मैं, और मैंने एयर होस्टेस को बुलाया, मैंने कहा मैडम एक कप कॉफी ले आओ। अब वो कॉफी लाई, है ना, मैं बादलों के ऊपर उड़ रहा हूँ, तो मैंने अपने कंधे पे हाथ मारा, यार धर्मेंद्र शाबाश यार, तो कितना अच्छा आदमी है, तूने उन लोगों के कहने से छोड़ा नहीं जो तेरा छुड़वाना चाहते थे। अगर छोड़ देता आज बादलों के ऊपर कॉफी नहीं पी रहा होता। ये चीज मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ दोस्त कि आज कितने भी लोग आपका मजाक उड़ाएं, आज लोग आपको कितने भी ताने कसे, कुछ भी करें, ये सब भूल जाओगे जिस दिन बादलों के ऊपर बैठ करके कॉफी पियोगे। सब कुछ भूल जाओगे, बहुत आनंदित महसूस करोगे जब आप विदेश यात्रा से आओगे और आपको फूल और मालाओं से लाद दिया जाएगा। उसके बाद मैंने तकरीबन 12 कंट्रियां मैं यहाँ से घूम चुका हूँ। अभी जस्ट मैं थाईलैंड से आया हूँ, 20 फरवरी को संजय जी भी साथ थे। संजय जी तो हमेशा ही मेरे साथ होते हैं, संजय जी साथ थे, उससे पहले हम लोग साउथ अफ्रीका गए, संजय जी साथ थे, जर्मनी गए, संजय जी साथ थे। तो बहुत सारी कंट्रियां, अब तो सच बताऊं तो ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा हम लोग घरों में हैं, नहीं तो महीने में 10-15 दिन तो फ्लाइटों में ही कटते हैं। आज सिचुएशन ये है, बहुत सारे स्ट्रगल शुरू में करने के बाद, कि आज अगर कहीं जाना होता है तो हम लोग फ्लाइट से जाते हैं, जहां फ्लाइट नहीं जाती अपनी फर्स्ट क्लास ट्रेन से जाते हैं, फर्स्ट एसी से, जहां वो भी नहीं जाती तो भैया अपनी 4 छल्ले वाली ऑडी कार से जाते हैं। और सच बताऊं, जब 4 छल्ले वाली गाड़ी में बैठ के आप चलते हो ना, ओए होए, क्या मैं कह रहा हूँ, क्या फीलिंग आती है अंदर से। और एक ना वो बैक व्यू मिरर लगा होता है आपके सामने, तो आप देख सकते हो कि पीछे पीछे का दिखता है उसमें। और जब हम उसमें देखते हैं ना कि बंदे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, और कसम से ऐसी फीलिंग आती है कि यार मैंने दुनिया का बहुत शानदार काम किया है। दोस्त, ये 3 से लेके 5 साल स्ट्रगल करो, बढ़िया मेहनत करो, लोग कितने भी ताने आपको दें, कोई परवाह नहीं, कुछ नहीं, बस टारगेट ये रखना कि आए क्यों थे। बहुत लोग आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे, बहुत लोग आपको भटकाएंगे। जब भी हमारे में कोई शक आए, कोई शंका आए, केवल अपने अपलाइन से संपर्क करना। और अपलाइन की भी यहाँ मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। अपलाइन के अंदर 4 गुणों का होना बहुत जरूरी है। आपका अपलाइन एक्टिव हो, आपका अपलाइन इफेक्टिव हो, आपका अपलाइन ग्रोइंग हो, और आपका अपलाइन विलिंग हो। ये 4 खासियत अपलाइन के अंदर होनी चाहिए। एक्टिव हो, दिखता हो काम करता हुआ, इफेक्टिव भी हो, लोगों पे उसका असर भी पड़ता हो, ग्रोइंग हो, वो ग्रो भी कर रहा हो, उसके साथ साथ लोग भी ग्रो कर रहे हो, और विलिंग भी हो, चाहत भी हो आपकी ग्रोथ की। ऐसे अपलाइन का आपको चुनाव करना है। हम लोग अपलाइन उसको मान लेते हैं जो हमारे फॉर्म पे साइन करता है, जो हमारा स्पॉन्सर होता है, ऐसा नहीं है। अपलाइन की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी। बहुत सारे चैलेंजेस दोस्त आपको आएंगे। हमें क्या लगता है कि यार ये बिजनेस देता क्या है? मैं बताता हूँ ये बिजनेस क्या देता है। हमें तो शुरू में लगता है कि देखिए, शुरू में लोग पैसे के लिए आते हैं, बाद में क्या क्या चीजें एड ऑन हो जाती है ना। जब हम लोग स्टेज पे होते हैं ना, प्रोग्राम खत्म करने के बाद 1 घंटा लगता है भाई साहब, इतने फोटोज लोग हमारे साथ लेते हैं। सर एक फोटो आपके साथ, सर एक फोटो। मन कहता अंदर से, यार इस बिजनेस ने हमें क्या बना दिया यार। मैं किसान का बेटा हूँ, इस बिजनेस से सेलिब्रिटी बन चुके हैं आज। भाई साहब लोग हमसे बोलते, सर जी आपके जैसा बनना है। क्या किया हमने ऐसा? अरे अपने बच्चे भी नहीं बोलते। अब देखो ना जाके, जो लोग बाहर समाज में काम करते हैं, अपने बच्चों से एक बार पूछे तो सही, बेटा किसका जैसा बनना है? सर नहीं बोलेंगे आपके जैसा बनना है। लेकिन बाहर से लोग जब सेमिनार देख रहे होते हैं, वो आकर के आपसे इंस्पायर होते हैं, वो बोलते हैं आपके जैसा बनना है। आप हजारों लोगों के घरों में खुशियों का कारण बनते हो, हजारों चेहरों पे मुस्कान का कारण आप बनते हो। ये बहुत बड़ी बात होती है सर। फूल मालाओं से लाद देते हैं लोग, अपने से बड़ी उम्र के लोग पैरों के हाथ लगा देते हैं और कहते हैं सर आशीर्वाद दे दो। आंखों से नम, मतलब आंखों से पानी आ जाता है। हे ईश्वर, तूने हमें इस लायक समझा कि ये बिजनेस हमें दिया। मैं सच बता रहा हूँ, ये ईश्वर जिसको भी मिलेगा ना, बहुत बड़ा आशीर्वाद उसका, भगवान का उस पर होता है। ये सबको मिलता नहीं है, ये सबकी समझ में नहीं आएगा। कुछ लोग तो ऐसे होंगे, आप समझाओगे वो आपके बिजनेस में ही कमियां निकालेंगे। ध्यान रखना, ये मिलेगा उन्हीं को जिन पे कुदरत का बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा, नहीं तो नहीं मिलता। अब यहां से हम एक टॉपिक पे बात करेंगे कि जब आपके हालात विपरीत चल रहे हो, जब आपको चेक छोटे आ रहे हो, देखो जब बड़े चेक होते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती। जब आपको चेक छोटे आ रहे होते, दुनिया हंसती भी आप पे ज्यादा है। जब आपके चेक छोटे आ रहे हो, जब आपका छोड़ने को मन करे, है ना, जब लोग आपकी बात ना सुन रहे हो, जब लोग आपके नेटवर्क में ज्वाइन ना कर रहे हो, तब आपको क्या करना चाहिए? तब क्या चीज ऐसी होगी जो आपको इस बिजनेस पर रोक के रखेगी? हम थोड़ा सा एक बार उस पर बात करते हैं। देखिए, जब ये सब कुछ मेरे साथ हुआ, जब लोग मेरे साथ हंसते थे, सुनते नहीं थे, चेक भी छोटे आ रहे थे, है ना, फैमिली से भी सपोर्ट उतना नहीं था, तब क्या चीज थी जो मुझे इस बिजनेस में रोक के रखी हुई थी? वही चीज आपको भी रोक के रखेगी। वो थे मेरे सपने, मेरे ड्रीम्स। मैं क्यों आया इस बिजनेस में?
आप अपना वाई क्लियर कर लो। आपका वाई अगर क्लियर हो गया ना, आपको अगर इस बिजनेस में आने का कारण मिल गया ना, तो आपको दुनिया की कोई ताकत इस इंडस्ट्री में कामयाब होने से रोक नहीं सकती। देखिए, लोग आ तो जाते हैं, लोग आ तो इसलिए भी जाते हैं कि किसी ने बोला था, मना नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद आज टारगेट क्या बनाते हो। मैं अपने सभी साथियों से बोलता हूं अभी कि अपना टारगेट बनाइए कि आप क्या लेने आए वेस्टीज में, इस इंडस्ट्री में क्या चाहिए था आपको, लिखो। लोग लिखते हैं ज्यादातर चीजें अपने से जुड़ी हुई, कि जी मुझे अपने लिए कार चाहिए, कि जी मुझे अपने लिए 1 लाख रुपए महीना की आमदनी चाहिए, कि जी मैं कामयाब होना चाहता हूं। इस तरह की बातें करते हैं। इस तरह की बातों से कामयाबी थोड़ी सी धीमे मिलती है। मैंने अपने प्लानों से सीखा है कि जिस समय आप अपने टारगेट्स में अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करते हो, तब आपकी ग्रोथ तेज होती है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। देखिए, हमें बचपन से जो तैयार किया जाता है ना, हमें बचपन से तैयार किया जाता है त्याग के लिए, तपस्या के लिए, मतलब हमें छोड़ने के लिए तैयार किया जाता है। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं। जब आप छोटे थे और घर में छोटे बहन भाई भी रहे होंगे, आपके लिए कोई खिलौना आया, वो छोटे भाई को पसंद आया, आपने छोड़ दिया। उसने मांगा भाई दे दे, आपने दे दिया। क्यों? क्योंकि हमें तो अपने लिए छोड़ने की आदत है? हम बचपन से त्याग कर देते हैं, अपने लोगों के लिए त्याग कर देते हैं। कोई कपड़ा आपको पसंद आया, वो छोटे भाई ने दे दिया, कोई चीज छोटे भाई को दे दी, है ना। होता है ना, ये हमारी हैबिट है कि जब भी हम अपने सपनों के लिए काम करते हैं, अपनी इच्छाओं के लिए काम करते हैं, तो जरा सा कुछ हुआ नहीं, हम छोड़ देते हैं। आपने अपने लिए कार का टारगेट बनाया, मैं अपने लिए कार लूंगा या लूंगी, 4 लोगों ने मजाक उड़ाया, आप कहते छोड़ना यार, क्या चक्कर में पड़ना है, सही पंगा ले लिया यार, कार का क्या करना है, मोटरसाइकिल ही ठीक थी। क्यों? क्योंकि आपको अपने सपनों के लिए त्याग करने की आदत है। यहाँ मुझे एक डॉक्टर साहब दिखाई दे रहे हैं, जो मैं अपनी बात रोक करके मैं नाम शायद ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ये एक मैम है जो शायद इनके सिर पे भी कैप है और मास्क लगा रखा है। ना ही टीम अरुण वर्मा, अमन वर्मा, आप शायद डॉक्टर प्रोफेशन से हैं। यस सर। मैं सबसे पहले अपनी बात रोक के आपको सैल्यूट करता हूं और मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। मैं तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूं आपको कि ऐसे समय में जब लोग घरों में है, आप हमारे लिए काम कर रहे हो। मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, रेस्पेक्ट। और सभी साथियों को इनके लिए रेस्पेक्ट देनी चाहिए। बाद में सभी चैट बॉक्स में इनको थैंक यू बोलेंगे। आप बहुत नेक काम कर रहे हो, बहुत नेक काम कर रहे हो। हम लोग घरों में रहें, सेफ रहें, इसके लिए आप लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हो। तहे दिल से आपको धन्यवाद। चलिए मैं अपनी बात वापस करता हूं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना अपने अपने सपनों के लिए करते हैं, और अपने सपनों के लिए हमें त्याग करने की आदत है। मैं यहां बोलता हूं कार चाहिए, क्यों चाहिए? अरे घूमना है। सपना ये इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। 4 लोगों ने मजाक उड़ाया तो आपका सपना तुरंत खत्म हो जाएगा। इस सपने को किस तरीके से कनेक्ट करना है मैं बताता हूं। एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा, ये आपको आसानी से समझ आएगा। जब फैमिली इन्वॉल्व होती है तो कितना बड़ा परिवर्तन आता है। आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां कोई बाहुबली टाइप का आदमी है, आप निकल के जा रहे हो, उसने आपको पकड़ के आपके साथ बदतमीजी कर दी, और आपको बुरा बहुत लगेगा, गुस्सा बहुत आएगा, लेकिन आप सोचोगे छोड़ना यार, इसके मुंह कौन लगेगा, ये तो वैसी असामाजिक तत्व है, तो आप छोड़ दोगे। लेकिन वही असामाजिक तत्व, वही बाहुबली टाइप का आदमी अगर आपके छोटे भाई को चांटा मार दे या आपकी सिस्टर के साथ बदतमीजी कर दे, भाई साहब अब नहीं बीतेगी बात, क्योंकि मामला फैमिली पे आ गया। आप चीर फाड़ने को तैयार हो जाओगे। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अगर आप मेरी बात से सहमत हो, अंगूठा दिखाओ मुझे। क्यों? क्योंकि बात इस बार फैमिली पे आ गई है दोस्त। और ये हमेशा होता है कि जब फैमिली पे आती है तो हम किसी भी हालत में रुकते नहीं है। तो कार क्यों चाहिए? कार इसलिए चाहिए क्योंकि जब आप कार चलाओगे, आपकी बगल वाली सीट पे, फ्रंट सीट पे आपकी माताजी बैठेगी, हमारी माँ बैठेगी, हमारा वो शख्स बैठेगा जिससे हम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और एसी जब चल रहा होगा ना, और ठंडी ठंडी हवा जब उनके कानों से बह करके निकलेगी, और हल्के हल्के बाल उड़ेंगे माँ के, और वो हमारी तरफ देख करके बोलेगी, बेटा प्राउड ऑफ यू, तूने नाम रोशन किया मेरा, मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ तेरे ऊपर। उस दिन आपका सीना 56 इंच का हो जाएगा। उस दिन सब भूल जाओगे, सारे दुख दर्द।
जिस दिन आपकी माँ बोलेगी कि मैंने एक शेर को जन्म दिया है, जिस दिन आपकी पत्नी बोलेगी कि दुनिया का सबसे बेस्ट हस्बैंड मेरे पास है, जिस दिन आपके बच्चे बोलेंगे कि दुनिया का सबसे बेस्ट फादर हमारे पास है। इसलिए करना है दोस्त, इंडस्ट्री को आपको इसलिए करना है। आज मुझे बड़ा फक्र महसूस होता है कि मेरा बेटा इस इंडस्ट्री में कैरियर बनाना चाहता है, संजय जी का बेटा इस इंडस्ट्री में कैरियर बनाना चाहता है। हम लोग बहुत प्राउड पेरेंट हैं, बहुत प्राउड पेरेंट हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ, कल को ये इंस्पिरेशन बनेंगे आप लोगों के लिए। दोस्त, बात केवल पैसे कमाने की नहीं है, दुनिया कमाती बहुत सारे तरीके हैं। बात है लोगों के लिए खुशियां जुटा पाते हैं क्या हम जो भी काम करते हैं, क्या लोग उससे मतलब हम किसी की लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं? इस इंडस्ट्री से, वेस्टीज से आप लोगों की लाइफ में कुछ योगदान कर सकते हैं। स्कूल में पढ़ा था ना, कॉलेज में, स्कूल में, कर भला हो भला, वो सब वहीं रह गया स्कूल में ही। आज की लाइफ में पता क्या है? नेकी कर जूते खा। ये तो जानते ना, नेकी कर जूते खा नहीं। डायरेक्ट सेलिंग में आपको वही करना है, कर भला हो भला। जब हम लोगों का भला करेंगे ना, तभी वास्तव में हमारा भला होगा। ये है इंडस्ट्री, वही सब कुछ वापस आ रहा है घूम के। हजारों लोगों के दिलों पे राज करोगे, हजारों लोग रात को सोने से पहले आपका नाम लेंगे। उन सरजी की वजह से हमारे जीवन में बदलाव आया। आज मैं बहुत प्राउडली बोलता हूं, जब सोचता हूं ना रात को कि यार मैं किसके चेहरे पे खुशी का कारण बनाऊं। डीसी राजपूत जी है नेटवर्क में, है ना, 60 साल के थे जब उनको प्लान दिखाया, उनको पढ़ना नहीं आता, लेकिन आज उनके घर में 5 लाख रुपए महीना जाते हैं। जब वो मैसेज भेजते हैं ना, फोन करते हैं कभी, सर आपने प्लान दिखाया था सर, बहुत खुश हूं, कार आई, इस उम्र में ही सही, बहुत खुशी होती है दोस्त। तेजेंद्र राणा जी हैं संजय जी के नेटवर्क में ही। तेजेंद्र जी गुरुजी हैं, तेजेंद्र जी के गुरुजी हैं संजय जी। एक किसान परिवार का लड़का, सारी जिंदगी ट्रैक्टर चलाया, इस इंडस्ट्री में आया, आज मर्सिडीज चलाता है। खुशी होती है दिल में। शिवम गोस्वामी 21 साल की उम्र में मुझे मिला था, आज यूथ आइकॉन है। समझो, लाखों लोग इंस्पिरेशन लेते हैं उनसे। ऐसे लोगों के जीवन में बदलाव का कारण हम बने हैं। आप भी हजारों लाखों लोगों के जीवन में बदलाव का कारण बनोगे। पता, अपने लिए तो दुनिया जीती है ना, हमने औरों के लिए क्या किया। और मजे की बात यह है कि इस बिजनेस में हम अकेले कामयाब हो ही नहीं सकते। अगर हम लोगों को कामयाब करने की कोशिश करें तो हमारी कामयाबी 1000% होगी ही होगी। बस मैं कहना ये चाहता हूं कि जो भी आपके टारगेट्स है, जो भी आपके सपने हैं, उन सपनों को लिखो, उन सपनों में अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करो। लिखो कि आपको अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना है, लिखो कि आपको अपनी माँ को क्या गिफ्ट देना है, अपनी पत्नी को क्या देना है, छुट्टियां कहाँ मनानी है, ये सारी चीजें लिखो। और जब भी आपका छोड़ने का मन करे, जब भी आपको लगे कि मुझे ये बिजनेस दिक्कत दे रहा है, ये सोच लेना कि जो सपने आपने लिखे हैं ना, उनका क्या होगा। वो बच्चे जो आपकी तरफ एक उम्मीद की नजरों से देखते हैं, वो पेरेंट्स जो आपको एक उम्मीद की नजरों से देखते हैं, उन सब के सपने पूरे कराने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन नौकरी थी या जो भी सिचुएशन थी, तब मजबूरी थी। आज ऐसा बिजनेस आपके हाथ में है जहां आप दोनों हाथों से धन बटोर सकते हो, और केवल धन नहीं, अब दुआएं बहुत ले सकते हो। आप आज ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा हो। एक छोटा सा चैप्टर मैं यहां से और करूंगा, उसके बाद मेरी एक और मीटिंग लाइनअप है। व्हाट शुड वी डू इन लॉकडाउन? हमें लॉकडाउन में क्या करना चाहिए, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो उससे भी पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, वो हमेशा आपके लिए एक अवसर लेके आती है। आप उसको देख पाओ ना देख पाओ, हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आएगी एक अवसर लेके आएगी। रात हमारे मोदी जी ने भी एक बात बोली है, आपदा में अवसर, बोलिए ना। ये मैं पिछले कई दिनों से रेगुलर बोल रहा हूं कि जब भी प्रॉब्लम कोई आएगी, आपको मजबूत करने के लिए आती है, आप उसको देखो ठीक से। आज से कुछ समय पहले नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी में लोगों को बहुत लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ी बैंकों के बाहर, एटीएम के बाहर। लेकिन नोटबंदी का वो दौर आपको फोन पे यूज करना सिखा गया। नोटबंदी का वो दौर आपको ये पेटीएम यूज करना सिखा गया। लोग डिजिटल वॉलेट यूज करना शुरू कर दिया, लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे आ गए। ये सिखा के गया वो दौर, आपको अपडेट करके गया है। और साथ में पेटीएम का कारोबार बहुत बड़ा हो गया, फोन पे का कारोबार बहुत बड़ा हो गया। आज इस लॉकडाउन के समय पे ये बहुत विषम परिस्थिति है। सबसे पहले लॉकडाउन का पूरे तरीके से पालन करना है, पूरे तरीके से पालन करना है। आपको बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, ये ध्यान रखना है प्लीज। जो भी इंस्ट्रक्शंस हो, जिस तरीके से गवर्नमेंट बाहर निकल, सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, लाइफ से कोई रिस्क नहीं। लेकिन ये भी आपको मजबूत करके जाएगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूं। कैसे?
आप यहां से एक नई चीज सीख रहे हो, डिजिटल होना। आप डिजिटल हो रहे हो। जूम ऐप आज से पहले लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, थी तो बहुत दिन से। मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की थी लॉकडाउन से पहले, संजय जी ने भी इस्तेमाल नहीं की थी, आप लोगों ने भी इस्तेमाल नहीं की होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसने हमें जूम ऐप यूज करना सिखा दिया। जो काम अगर हमें मुंबई में किसी को प्लान दिखाना है, हम भाग के मुंबई जाते थे, आज जूम इंस्टॉल कराओ, उसको बोलो ये आईडी है, बात कर मेरे से। घर बैठे आप लोगों की मीटिंग आज की डेट में कर सकते हो। जब ये लॉकडाउन खत्म होगा ना, मैं गारंटी देता हूं आपको, जितना बाहर भाग के करते थे ना बिजनेस, उससे ज्यादा बिजनेस आप घर बैठ के करोगे। और जो बाहर निकल के करोगे वो अलग करोगे। तो ये आपको नया आप बनाने के लिए है, आपको मजबूत करने के लिए है। इसको ठीक से समझें। मैंने बहुत सारे वीडियोस अभी बनाए लॉकडाउन के चलते, तो वो मेरे चैनल पे पड़े हुए, धर्मेंद्र मान ऑफिशियल पे, आप जाकर के एक बार देख लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यूज में वहां कर रहा हूं। बहुत अच्छा समय ये चल रहा है, खुद पे काम करने का समय है। अपने स्किल्स पे काम करो, वीडियोस देखो, किताबें पढ़ो। संजय जी बहुत अच्छा सेशन सुबह के टाइम पे करते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, उसका हिस्सा बनो। आपको पता लग जाएगा कि आप जिंदा क्यों हो, आप पैदा क्यों, रीजन ढूंढ लोगे अपने जीवन का। अगर आप सुबह के टाइम संजय जी का मेडिटेशन देखोगे तो बहुत लोग कनेक्ट हो रहे हैं आपस में, ये सारी चीजें हो रही हैं। अब फील करो, हम लोग घर बैठ के काम कर सकते हैं। ये समय हमें मिला है, मुझे अच्छे से याद है। बाहर ही भागते रहते थे हम, फैमिली समय मांगती थी। आज कुदरत ने समय दे दी। अपने स्किल्स पे काम करें। और अब व्यापार कैसे करें? देखिए, केवल मीटिंगों से भी नहीं चलता, आपको पीवी चाहिए, आपको पीवी चाहिए। जूम सीएनटी करना शुरू करो। हर इंडिविजुअल डायरेक्टर, या आपके अपलाइन अगर अवेलेबल करा रहे हैं आपके लिए सीएनटी, तो सीएनटी में अपने लोगों की संख्या बढ़ाओ। जितने ज्यादा लोग आपके सीएनटी में आएंगे, जितने ज्यादा लोग प्लान देखेंगे, उतना ज्यादा तेजी के साथ आपका रिजल्ट आएगा। और 60 पीवी वाली जो कंसिस्टेंसी है, उसको ठीक से यूज करो। ठीक से क्यों बोला मैंने? क्योंकि 100 वाली जिनको दे रखी है, उनको 60 पे नहीं लाना है। 60 उनको बतानी है, दिलानी है, जो 100 नहीं कर पाते थे, जिनके परिवार छोटे थे, जिनका बजट छोटा था, उनको। अब 100 वाली की जगह आप 60 पीवी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपको रिजल्ट और ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और अभी जो ये ऑफर हमारे चले हैं, ये 3 महीने के लिए जो एनिवर्सरी ऑफर है, इसका सही से लाभ उठाओ। 25% ऑफ पे आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अगर कंसिस्टेंसी लगा दो ना, तो ये तो बहुत ही डाउन आ जाते हैं रेट इनके। ठीक है, तो ये सारी चीजें करो, और बहुत जल्दी आपके साथ मुलाकात कर